हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रख पा रहे हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वृद्धि एवं घनत्व, जिसके बारे में हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रवास के कारकों के बारे में, जनसंख्या परिवर्तन के घटकों के बारे में, जनसंख्या वृद्धि के बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उन कारकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से कारक पढ़ने वाले हैं? जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये कारक है क्या और ये जनसंख्या वितरण और घनत्व को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो देखिए, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जनसंख्या वितरण और घनत्व इसको प्रभावित करते हैं कौन? ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से कुछ स्थानों पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है और कुछ स्थानों पर जनसंख्या है वो कम निवास करती है। उन कारकों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। अब वो कारक है कौन कौन से? तो मुख्य रूप से वो 3 कारक है। एक तो भौतिक कारक, एक है आर्थिक कारक और एक है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। उन कारकों के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम तीनों कारकों के बारे में जान लेते हैं वो क्या है। तो पहला कारक है हमारा भौतिक कारक। भौतिक कारक। दूसरा कारक है हमारा आर्थिक कारक। आर्थिक कारक। तीसरा कारक है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक कारक। इसमें से आपके 2 कारक अति महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक है भौतिक कारक और दूसरा है सामाजिक आर्थिक कारक है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक का आपको केवल नाम ध्यान में रखना है कि जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक अगर सीधे पूछे जाते हैं तो आपको इन तीनों कारकों के नाम लिखने हैं। जैसे प्रश्न पूछ लिया, जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए, तो वो 3 कारक ये हो जाएंगे, भौतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक। अब ये क्या है? तो देखो, जनसंख्या कहीं ज्यादा निवास करती है, कहीं कम निवास करती है। इसका कारण क्या होता है वो जान लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये कारक क्या है। तो देखो, जनसंख्या किसी स्थान पर निवास क्यों करती है, क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से जनसंख्या निवास करती है? तो एक तो हो सकता है वहां की मिट्टी उपजाऊ हो, वहां पर जलवायु अच्छी हो, वहां पर जल की उपलब्धता हो, वहां पर उद्योग हो, या वो एक नगर हो, या फिर हम कह सकते हैं वहां पर खनिज बहुतायत में पाए जाते हों, या फिर हो सकता है वहां का सामाजिक माहौल जो है, समाज का जो माहौल है वो अच्छा हो, तो वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। तो देखो, ये वही कारक है भौतिक कारक। भौतिक कारक मतलब जो हमें प्रकृति से कारक प्राप्त हुए हैं, यानी ऐसी वस्तुएं जो हम दैनिक जीवन में काम में तो लेते हैं लेकिन वो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, तो वो भौतिक कारक में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आर्थिक कारक में। आर्थिक कारक कौन से होते हैं? ऐसे कारक जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, यानी हमारी आय के जो स्रोत है वो आर्थिक कारक में आएंगे। तीसरा कारक है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, यानी समाज का माहौल।
तो देखो भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं जिससे जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है और वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी या कम निवास करेगी, यानी घनत्व प्रभावित होता है। तो किससे प्रभावित होता है? तो भौतिक कारकों में हम 4 कारकों के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला कारक है, कारक नंबर क लिख लेता हूं। कारक नंबर क, जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता। ठीक है। दूसरा कारक है भू आकृति। भू आकृति। तीसरा कारक है हमारा चौथा कारक है हमारा मृदाएं। अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाता है। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों के नाम लिखिए। तो ये 4 नाम हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए, या फिर कोई 3 भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए, या कोई 2 भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए। किसका? जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक। तो वो कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले हैं, उनकी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो देखो जल की जो उपलब्धता है, जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, यह जनसंख्या वितरण और घनत्व को कैसे प्रभावित करेगी? तो जल की उपलब्धता से क्या है? जल क्या है? देखो हमें पता है जल हमारे जीवन का आधार है। जल से ही जीवन है। ये आप पंक्ति पहले पढ़ चुके होंगे कि जल जीवन का आधार है या जल ही जीवन है। वही बात इसमें लागू होती है कि जल हमारी दैनिक आवश्यकता है, यानी जीने के लिए हमारे लिए जल जरूरी होता है। हम जल को पीने में काम में लेते हैं, खाना पकाने में काम में लेते हैं, नहाने में काम में लेते हैं, कपड़े धोने में काम में लेते हैं, नौ संचालन में जल को काम में लिया जाता है। तो जल हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। ठीक है। तो इसी वजह से जहां पर जल आसानी से उपलब्ध होता है उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। इस लाइन को हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? जल जीवन का आधार है। जल क्या है? जीवन का, जल जीवन का आधार है। जल का उपयोग, जल का उपयोग पीने, खाना पकाने या खाना बनाने, बनाने कर लेना चाहे पकाने कर लेना, एक ही बात है। पीने, खाना पकाने, नहाने, कपड़ा धोने, फसल की सिंचाई करने, सिंचाई करने, नौ संचालन है, नौ संचालन यानी नाव चलाने, आदि में होता है, आदि में होता है। और जहां जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। तो बताओ वितरण और घनत्व को जल है वो प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? जरूर करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? जहां जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है, हो जाता है, उन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में जनसंख्या
अधिक निवास करती है, अधिक निवास करती है। और इसी वजह से विश्व के जो नदी घाटी प्रदेश हैं, यानी नदियों वाले जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व के नदी घाटी प्रदेश सघन क्यों बचे हुए हैं। सघन का मतलब घनत्व ज्यादा क्यों है उन क्षेत्रों का। तो जल की उपलब्धता के कारण विश्व की नदी घाटी प्रदेश सघन बचे हुए हैं। तो आप यहां लिख भी लीजिएगा, जल की उपलब्धता के कारण, उपलब्धता के कारण विश्व के नदी घाटी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश सघन बचे हुए हैं, सघन बचे हुए। तो क्या समझे आप? तो देखिए शुरू से एक बार फिर से समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। यानी हम जानना चाह रहे हैं कि कहीं जनसंख्या ज्यादा और कहीं जनसंख्या कम क्यों निवास करती है। यानी कहीं जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, कहीं जनसंख्या घनत्व कम है, ऐसा क्यों है? तो इसके तीन कारण हो सकते हैं। या तो प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, भौतिक कारकों को प्राकृतिक कारक भी कह सकते हैं, भौगोलिक कारक भी कहा जा सकता है। आर्थिक रूप से आर्थिक कारक हो सकते हैं, जैसे उद्योग है, नगर है, खनिज है, तो ये आर्थिक कारकों में आएगा। सामाजिक सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं, यानी समाज का माहौल अच्छा हो बुरा हो, इस वजह से भी जनसंख्या वितरण और घनत्व वो प्रभावित होता है। तो हमने पढ़ा भौतिक कारकों में, यानी ऐसे कारक जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। तो जल की उपलब्धता उसमें से एक है। जल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि जल जीवन का आधार है। जल का उपयोग हम अनेक क्षेत्रों में करते हैं, ठीक है, जैसे पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, नहाने में, कपड़ा धोने में, नौ संचालन में, सिंचाई में, उद्योगों में भी जल का यूज होता है। जैसे वस्त्र उद्योग है उसमें जल का यूज होगा, कागज उद्योग है जल का यूज होगा, रसायन उद्योग में जल का यूज होता है। तो इस प्रकार से अनेक क्षेत्रों में जल का हम उपयोग करते हैं। और जहां जल आसानी से उपलब्ध हो उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। और यही कारण है कि विश्व के नदी घाटी प्रदेश है वो सघन बचे हुए हैं, यानी उन क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व क्या है? ज्यादा है। आई बात समझ में? दूसरा कारक हम लेते हैं भू आकृति। तो भू आकृति जनसंख्या वितरण और घनत्व को किस प्रकार से प्रभावित करती है? तो दूसरा कारक हम लेते हैं भू आकृति। भू आकृति, भू आकृति जनसंख्या वितरण और घनत्व को कैसे प्रभावित करती है? देखो, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि आप किसी ऐसे स्थान पर रहना पसंद करेंगे जहां पर भूमि है वो उबड़ खाबड़ हो, यानी ऊंची नीची भूमि हो, या आप ऐसे स्थान पर बसना पसंद करेंगे जहां भूमि समतल हो। तो जाहिर सी बात है हम ऐसे स्थान पर बसना पसंद करेंगे जहां भूमि समतल हो। तो हम इसमें यही लिखेंगे, लोग समतल मैदानों तथा कम ढलान वाले क्षेत्रों में बसना पसंद करते हैं, बसना पसंद करते हैं। इसका भी देखिए एक रीजन है। क्या रीजन है? समतल जो मैदान होते हैं वो क्या होते हैं? समतल मैदानों में उपजाऊ जमीन है वो ज्यादा होती है, यानी भूमि की उत्पादन क्षमता अधिक होती है। इसका मतलब फसल उत्पादन है वो वहां पर अच्छा होता है। एक और कारण है यहाँ पर कि यहाँ पर सड़कों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है और उद्योगों का संचालन करने के लिए सड़कें हैं वो महत्वपूर्ण होती है। तो उद्योगों का संचालन भी आसानी से किया जा सकता है। इस वजह से लोग समतल मैदानों पर ज्यादा बसना पसंद करते हैं। तो ये बात हम इसमें नोट करेंगे, क्योंकि ये मैदान है, ये
मैदान है फसल उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन के लिए अच्छे होते हैं तथा इन पर सड़क निर्माण है, इन पर सड़क निर्माण है तथा उद्योगों का संचालन है, संचालन है आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो इन क्षेत्रों में क्या है, फसल का उत्पादन है वो ज्यादा होता है, यानी जमीन है वो इन क्षेत्रों की उपजाऊ होती है। दूसरा कारण क्या है, तो इन पर सड़कों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है, पटरियां बिछाई जा सकती है, यानी रेल मार्गों का निर्माण किया जा सकता है, और उद्योगों की स्थापना है वो इन क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है। इस वजह से ये क्षेत्र है वो सघन बसे हुए हैं। और इसी में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में गंगा का मैदान सघन क्यों बसा हुआ है, तो यही कारण है, समतल मैदान होने के कारण गंगा का मैदान है वो सघन बसा हुआ है। तो हम लिखेंगे समतल भूमि के कारण है, समतल भूमि के कारण है गंगा का मैदान है सघन बसा हुआ है, सघन बसा हुआ है। समतल भूमि होने के कारण गंगा का मैदान है वो सघन बसा हुआ है, तो ये कारण है इसके सघन बसे हुए होने के। तो हमने दूसरा कारक जो है वो पढ़ा है भू आकृति, जो जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करती है। अब हम चर्चा करेंगे जलवायु की, कि जलवायु किस प्रकार से जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करती है। तो अब हम बात करने वाले हैं जलवायु की। एक बार मैं मृदा को मिटा देता हूँ, लास्ट में हम लिख लेंगे मृदाएं, ठीक है। जलवायु, तो जलवायु किस प्रकार से जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करती है। तो हमें पता है कि ज्यादा गर्म यानी अति उष्ण और ज्यादा जो ठंडे मरुस्थल होते हैं, यानी जहां पर तापमान बहुत ही कम पाया जाता है, ऐसी जलवायु मानव बसाव के अनुकूल नहीं होती है। यानी इस प्रकार की जलवायु में ज्यादा जनसंख्या निवास नहीं करती है, ठीक है। तो जहां पर जलवायु मानव बसाव के अनुकूल होती है, यानी जलवायु न तो ज्यादा गर्म होती है और न ही ज्यादा ठंडी होती है, यानी न तो अति उष्ण और न ही शीत जलवायु हो, उन क्षेत्रों में ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। और इसी में आता है हमारे भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश सघन क्यों बसा हुआ है। तो इसका कारण क्या है, अनुकूल जलवायु, या हम कह सकते हैं सुविधाजनक जलवायु के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश है वो सघन बसा हुआ है। तो जलवायु के बारे में बात करें तो हम लिखेंगे अति उष्ण तथा ठंडे प्रदेशों, या आप इसमें लिख सकते हो शीत प्रदेशों, शीत प्रदेशों की जलवायु मानव बसाव के लिए सुविधाजनक नहीं होती है, सुविधाजनक नहीं होती है। अति उष्ण यानी ज्यादा गर्म और ठंडी यानी ज्यादा ठंडी यानी शीत जलवायु मानव बसाव के लिए सुविधाजनक नहीं होती है। यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हो या जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती हो, ऐसे क्षेत्र मानव बसाव के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। तो जिन क्षेत्रों की जलवायु मानव बसाव के लिए अनुकूल होती है,
अनुकूल जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। तो हम क्या लिखेंगे, सुविधाजनक जलवायु वाले, सुविधाजनक जलवायु वाले, सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, अधिक निवास करती है। और इसी में हमारा एक प्रश्न आता है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश सघन क्यों बसा हुआ है। तो हम ये ही लिखेंगे, सुविधाजनक जलवायु के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश सघन बसा हुआ है। सुविधाजनक, सुविधाजनक है जलवायु के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश सघन बसा हुआ है। तो सुविधाजनक जलवायु के कारण भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है वो सघन बसा हुआ है। तो ये हो गई हमारी जलवायु। तीसरा क्या, चौथा क्या है हमारा, चौथा है हमारा मृदाएं। कौन सा है, चौथा है मृदाएं, नंबर है मृदाएं। तो मृदाएं जनसंख्या वितरण और घनत्व को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो मृदा हमारे क्या काम में आती है, तो मृदा को हम मुख्यतः किस काम में लेते हैं, फसल उत्पादन में काम में लेते हैं। यानी उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। क्यों, क्योंकि वो मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है, यानी फसल का उत्पादन ज्यादा उन क्षेत्रों में किया जा सकता है। तो इतनी सी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। क्यों निवास करती है अधिक, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है, आधार बन सकती है। तो ज्यादा उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में इस वजह से जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। तो ये हमारी हो गई जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक। अब एक बार हम जल्दी इनका रिवाइज करते हैं। भौतिक कारक कौन कौन से हैं, तो एक तो जल की उपलब्धता है, दूसरा हमारा भू आकृति है, तीसरा हमारा जलवायु है और चौथा हमारा है मृदाएं। उसमें हमने जल की उपलब्धता में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जल जीवन का आधार है। जल का उपयोग पीने, खाना पकाने, नहाने, कपड़े धोने, फसल सिंचाई, नौ संचालन आदि में किया जाता है। और जहां जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, जैसे विश्व के नदी घाटी प्रदेश। दूसरा है हमारा भू आकृति। तो समतल भूमि वाले क्षेत्रों में तथा कम ढलान वाले क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। क्यों, क्योंकि यह क्षेत्र फसल उत्पादन के लिए अच्छे होते हैं तथा यहाँ पर सड़क निर्माण और उद्योगों का संचालन आसानी से किया जा सकता है। जैसे भारत में गंगा का मैदान है वो समतल भू आकृति के कारण सघन बसा हुआ है। तीसरा हमने पढ़ा जलवायु। तो जलवायु में हमने पढ़ा ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडे जो स्थान होते हैं वो मानव बसाव के अनुकूल नहीं होते हैं। तो यही हम पढ़ेंगे, अति उष्ण और शीत प्रदेश मानव बसाव के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। और जिन क्षेत्रों में सुविधाजनक जलवायु पाई जाती है उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। जैसे भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है वो सुविधाजनक जलवायु के कारण सघन बसा हुआ है। तो हमने पढ़ा मृदाएं। तो उपजाऊ मिट्टी है
जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, यानी उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। क्यों? क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है, यानी इनसे और ज्यादा फसल का उत्पादन किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे आर्थिक कारकों की। आर्थिक कारकों के अंदर 3 कारक आते हैं। आर्थिक कारक में 3 कारक आते हैं। नंबर कौन सा है? एक है आपका औद्योगिकीकरण, या फिर औद्योगिकरण लिख लेना, ठीक है। नंबर दो है खनिज, और नंबर 3 है आपका नगरीकरण। इसमें आपका कोई टॉपिक नहीं है, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, वो केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक ही है। तो आर्थिक कारकों में हम पढ़ेंगे औद्योगिकीकरण, खनिज और नगरीकरण। ये जनसंख्या वितरण और घनत्व को कैसे प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं औद्योगिकीकरण। तो मैं यहां लिख लेता हूं आर्थिक कारक। कौन से कारक? आर्थिक कारक। और आर्थिक कारकों में हमारा कौन सा है? औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण। तो औद्योगिकीकरण जो है वो किस प्रकार से जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करता है, इससे पहले हम समझेंगे औद्योगिकीकरण है क्या। तो औद्योगिकीकरण का सीधा साफ मतलब है कि जिन क्षेत्रों के अंदर खनन गतिविधियां होती है, यानी खनिज निकाले जाते हैं, उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना ज्यादा संख्या में होती है, और उसी को कहा जाता है औद्योगिकीकरण। तो हमें पता है जहां पर खनन का काम होगा, यानी खनिज निकलेंगे, उन क्षेत्रों में मजदूरों की आवश्यकता ज्यादा होगी, और वहां पर उद्योगों का संचालन होगा, तो उन क्षेत्रों में उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की आवश्यकता भी होगी। अगर वहां पर उद्योग है तो उन उद्योगों में रहने वाले जो मजदूर हैं, उनके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूलों की आवश्यकता होगी, वहां पर अस्पताल की भी आवश्यकता होगी, वहां पर परिवहन की जरूरत भी हमें पड़ेगी। तो ऐसे करके उन क्षेत्रों में लोग आ करके बस जाते हैं, और इसी कारण उन क्षेत्रों की जनसंख्या है वो बढ़ जाती है, और उसे क्या कहेंगे हम? जनसंख्या घनत्व। तो वो जनसंख्या घनत्व वहां का ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसमें यही लिखेंगे खनन तथा औद्योगिक गतिविधियां। खनन तथा औद्योगिक गतिविधियां रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है। खनन तथा औद्योगिक गतिविधियां रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है। कैसे करेगी अवसर उत्पन्न? अपने आप थोड़ी लेके आएगी, तो अपने आप ही उत्पन्न होंगे। कैसे उत्पन्न होंगे? जैसे खनिज निकालने हैं। खनन क्या होता है? खनन किसे कहते हैं? तो खनन कहा जाता है पृथ्वी के भूगर्भ से खनिज निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसे कहा जाता है खनन। तो खनन जब होगा तो वहां पर मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, और जब उद्योगों की स्थापना उन क्षेत्रों में होगी तो वहां पर उद्योगों के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। इससे क्या होगा? उन क्षेत्रों में लोग आएंगे। तो इस कारण कुशल तथा अर्धकुशल श्रमिक उन क्षेत्रों में जाते हैं तथा उन क्षेत्रों की जनसंख्या को
सघन बना देते हैं, सघन बना देते हैं। तो कैसे बना देते हैं, देखो देखिए, खनन और औद्योगिक गतिविधियां क्या करेगी, रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगी। अब रोजगार अगर होगा तो वहां पर श्रमिक आएंगे, उनमें से कुछ श्रमिक है वो कुशल होंगे यानी काम करने में एक्सपर्ट होंगे, कुछ है वो काम करने में एक्सपर्ट नहीं होंगे लेकिन काम का थोड़ा बहुत उनको नॉलेज होगा यानी अर्धकुशल श्रमिक होंगे। वो उन क्षेत्रों में जाएंगे और वो उन क्षेत्रों में जाएंगे तो उन क्षेत्रों की जनसंख्या क्या होगी, सघन होगी। इसमें भी आपका एक उदाहरण आता है, कौन सा उदाहरण आता है कि जापान का कोबे ओसाका प्रदेश सघन क्यों बसा हुआ है, तो वो औद्योगिकीकरण के कारण सघन बसा हुआ है। तो हम लिखेंगे जापान का कोबे ओसाका प्रदेश, कोबे ओसाका प्रदेश औद्योगिकरण के कारण सघन बसा हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जापान का कोबे ओसाका प्रदेश क्यों सघन बसा हुआ है, तो वो औद्योगिकीकरण के कारण यानी उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना उस क्षेत्र में ज्यादा हुई है। जापान का जो कोबे ओसाका प्रदेश है उसमें उद्योगों की स्थापना ज्यादा हुई है, इस कारण उन क्षेत्रों में कुशल और अर्धकुशल श्रमिक आकर रहने लग गए हैं, जिससे वहां की जनसंख्या क्या हो गई है, सघन हो गई है। आई समझ में। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे इसमें, कौन से की, खनिजों की, कि खनिज है वो किस प्रकार से जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करता है। बात करते हैं आर्थिक कारकों में हमारा दूसरा कारक था खनिज। क्या था, खनिज। तो खनिज किस प्रकार से जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करता है। अब हमें पता है जैसे मान लो कहीं लोहा पाया जाता है, कहीं पर कोयला पाया जाता है, कहीं पर मैग्नीज पाया जाता है। वो ऐसा तो है नहीं कि भूमि के ऊपर ही पड़ा है सीधा ले लो और काम हो गया, ऐसा नहीं होता है, यानी उसे खोद कर निकालना पड़ता है। तो खोद कर निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो वही बात है इसमें, खनिज यानी जिन क्षेत्रों में खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं, बहुतायत यानी ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, बहुतायत में पाए जाते हैं वे क्षेत्र रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। ये क्षेत्र क्या करते हैं, रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। सीधी सी बात है, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है तो रोजगार के अवसर है श्रमिकों के लिए, तो रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं जिससे कुशल तथा अर्धकुशल श्रमिक हैं उन क्षेत्रों में पहुंचते हैं तथा उन क्षेत्रों की जनसंख्या को सघन बना देते हैं। इसमें अगली बात है वो आपकी औद्योगिकीकरण वाली ही आएगी, उन क्षेत्रों की जनसंख्या को सघन बना देते हैं। इसमें भी आपका एक उदाहरण पूछा जाता है कि अफ्रीका की कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी सघन क्यों बसी हुई है, तो ये उसका कारण है खनिज। तो अफ्रीका की कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी खनिजों के कारण सघन बसी हुई है, तो वो हम इसमें लिख लेंगे, अफ्रीका की कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी
खनिजों के कारण सघन बसी हुई है। आई बात समझ। अब तीसरा जो कारक है वो है हमारा नगरीकरण। अब आपको लगता होगा कि सर नगरों से हमें कौन सी आमदनी होती है यानी आय होती है। आर्थिक कारकों में मैंने आपको बताया था जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। तो खनिजों से तो आय प्राप्त होती है, उद्योगों से भी आय प्राप्त होती है। अब नगरों से कैसे आय प्राप्त होती है? तो बेटा नगर जो है वो जनसंख्या को आकर्षित करते हैं और उसमें कारण जो ज्यादातर होते हैं वो आमदनी से रिलेटेड ही होते हैं। जैसे हमें शिक्षा ग्रहण करनी हो, गांव से जब हम शहर जाते हैं तो हमारा पैसा है वो ज्यादा वेस्ट होता है, या फिर गांव से शहर अस्पताल जाते हैं यानी इलाज करवाने जाते हैं तो भी हमारा ज्यादा पैसा है वो खर्च होता है। और गांव के अंदर रोजगार के अवसर भी कम होते हैं, शहर ज्यादा रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है यानी वहां पर रोजगार के अवसर ज्यादा होते हैं। तो वो इस प्रकार से कुछ न किसी प्रकार से अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है यानी हमें आमदनी उससे होती है। तो तीसरा कारक जो है हमारा गया कारक वो है नगरीकरण। क्या है? नगरीकरण। तो सबसे पहले हम समझते हैं नगरीकरण कहते किसे हैं। तो नगर की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि होना ही नगरीकरण है। इसमें आपको ज्यादा रट्टे मारने की आवश्यकता है नहीं। ये 2024 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होना खालिस्तान कहलाता है। तो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है? नगरीकरण कहलाता है। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होना नगरीकरण कहलाता है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होना नगरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? नगरीकरण कहलाता है। ठीक है। अब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती क्यों है? तो नगर शिक्षा, चिकित्सा तथा रोजगार की बेहतर अवसर है वो देता है। इस कारण लोग नगरों की ओर आकर्षित होते हैं तथा वहां जाकर बस जाते हैं, जिस कारण नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और नगरों का जनसंख्या घनत्व है वो ज्यादा होता है। तो यही लिखेंगे हम। नगर शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन है। नगरों के अंदर परिवहन भी गांवों से ज्यादा विकसित होता है, संचार भी ज्यादा विकसित होता है। तो संचार भी लिखेंगे। संचार तथा रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करता है। बेहतर अवसर प्रदान करता है या करते हैं, जिस कारण लोग नगरों की ओर आकर्षित होते हैं। तो नगरों की ओर आकर्षित होते हैं तथा नगरीय जनसंख्या सघन होती है। नगरीय जनसंख्या सघन होती है। सघन होती है। तो ये हमारे हो गए आर्थिक कारक। जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक हो गए। तो आर्थिक कारक कौन कौन से हुए? तो एक था हमारा औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण कैसे है? तो खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार के अवसर उत्पन्न करती हैं, जिससे कुशल और अर्धकुशल श्रमिक वहां पर पहुंचते हैं और वहां की जनसंख्या को सघन बना देते हैं। उसमें हमने एक उदाहरण पढ़ा था, जापान का कोबे ओसाका प्रदेश औद्योगिकीकरण के कारण सघन बसा हुआ है। तो वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। दूसरा हमने पढ़ा खनिज। तो जिन क्षेत्रों में खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं वे क्षेत्र रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं और वहां भी कुशल और अर्धकुशल श्रमिक पहुंचते हैं और वहां की जनसंख्या को सघन बना देते हैं। इसमें भी हमने एक उदाहरण पढ़ा है
अफ्रीका की कटंगा जाबिया तांबा पेटी किसके कारण सघन बसी हुई है? खनिजों के कारण सघन बसी हुई है। और नगर है वो हम प्रत्येक नगर को देखते हैं, चाहे आप अपने आसपास के क्षेत्र में जो नगर है उस नगर को देख लीजिएगा, प्रत्येक वर्ष वहाँ की जनसंख्या में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती जाती है और जिसका कारण आपको शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार या रोजगार में से ही कोई एक मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया नगरीकरण। अब हम पढ़ते हैं जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाला हमारा अंतिम जो कारक है वो है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक जो कारक है वो जनसंख्या वितरण और घनत्व को कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो है उसमें ज्यादातर जो क्षेत्र होते हैं वो या तो धार्मिक महत्व के कारण प्रसिद्ध होते हैं या फिर ऐतिहासिक महत्व उन क्षेत्रों का होता है। जैसे हम ऐतिहासिक महत्व की कोई क्षेत्र लें तो जैसे हल्दी घाटी है, या फिर हम कहें कुरुक्षेत्र है, तो ये क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, यानी इन क्षेत्रों का इतिहास है वो अच्छा रहा है जिस कारण ये क्षेत्र सघन बसे हुए हैं। या हम कहें कि कुछ क्षेत्र है वो धार्मिक महत्व के कारण सघन बसे हुए होते हैं। जैसे हम राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान के अंदर किराड़ू बाड़मेर का जो मंदिर है, सालासर मंदिर है, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। तो कुछ क्षेत्र सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में ऐसे होते हैं जो धार्मिक या फिर ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध होते हैं और उन क्षेत्रों की जनसंख्या है वो ज्यादा होती है, यानी सघन जनसंख्या वाले वो क्षेत्र होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कुछ क्षेत्र अपने धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व के कारण जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, जनसंख्या को आकर्षित करते हैं तथा सरकार कई बार विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने हेतु प्रोत्साहन भी देती है, बसने हेतु प्रोत्साहन भी देती है, प्रोत्साहन भी देती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ से कोई प्रश्न आज तक नहीं पूछा गया है। प्रश्न अगर यहाँ से आपको याद रखना है तो आपको ये कारक याद रखना है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो हमने क्या पढ़ा है आज? हमने पढ़ा है जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमारे मुख्य कारक है वो तीन थे। एक था भौतिक कारक, दूसरा था आर्थिक कारक और तीसरा था हमारा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो अगर आपसे सीधा पूछा जाता है जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम, तो ये तीन नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब इनमें से प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक बताइए। तो भौतिक कारकों में हमारा आता है जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदाएं, ये भौतिक कारकों में आ जाएगी। जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की अगर बात आएगी तो उसमें हमारा औद्योगिकीकरण आ जाएगा, खनिज आ जाएंगे और आ जाएगा हमारा नगरीकरण। और तीसरा हमारा बचता है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। वो जो हमने भौतिक कारक और आर्थिक कारक पढ़े थे उनमें हमारे उदाहरण भी बहुत सारे हैं, तो उन उदाहरणों को आपको ध्यान में रखना है। उन उदाहरणों में से कई बार प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। अगर आज का सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन
आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए।